जब आईसाइस का नाम जहन में आते ही 2014 और 15 के वो खौफनाक दिन याद आ जाते हैं जब इराक और शाम में हर तरफ तबाही मची हुई थी। सबसे ज्यादा हैरान कुन बात मूसल का गिरना था, जहां महज चंद दिनों में उस बड़े शहर पर उनका कब्जा हो गया था। ये देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी कि सिर्फ 800 लड़ाकों के सामने इराकी फौज के 30,000 जवान खड़े न रह सके और देखते ही देखते मैदान छोड़कर भाग गए। आईसाइस की उस लोटमार ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था। उन्होंने न सिर्फ फौजी अड्डों से जदीद तरीन हथियारों के ढेर कब्जे में लिए, बल्कि बैंकों से 4,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम उड़ाकर रातों रात अमीर तरीन तंजीम बन गए। हद तो यह है कि उन्होंने जेलों के ताले तोड़कर सैकड़ों खतरनाक कैदियों को भी रहा करवा लिया। उनकी उस बजली जैसी तेजी और अचानक मिलने वाली जीत ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। अमेरिका, यूरोप और पूरा मशरिक़ी वस्ता इस बात पर हैरान था कि आखिर चंद लड़ाकों ने इतने बड़े इलाके पर कैसे कब्जा कर लिया। वक्त गुजरने के साथ आईसाइस एक ऐसी ताकत बनती जा रही थी जिसे रोकना मुश्किल होता जा रहा था। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि उनके पास अब वही अमेरिकी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और जदीद मशीन गिने थीं जो इराकी और शामी फौजें पीछे छोड़ गई थीं। गविया दुश्मन के अपने हथियार ही अब उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। उनकी फौज में बहुत सारे वदशी लड़ाके भी शामिल हुए थे। एक समय पर तकरीबन 80,000 तक लड़ाके आईसाइस के झंडे तले थे। उसमें 120 से ज्यादा देशों से 42,000 के आसपास तो सिर्फ वदशी फाइटर्स थे। अबू बकर अल-बगदादी की क़ियादत में जून 2014 में आईसाइस ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। खिलाफत से मुराद एक ऐसा निज़ाम है जहां एक खलीफा ही पूरी हुकूमत का सरबराह और इस्लाम का सबसे बड़ा रहनुमा माना जाता है। आईसाइस ने कहा कि अबू बकर अल-बगदादी उनका खलीफा है और सबको इसकी बात माननी चाहिए। इराक के दयाला से लेकर सीरिया के अलीपो शहर तक उसने अपनी हुकूमत के फैलने का दावी भी किया। कुछ ही महीनों में आईसाइस ने इराक और सीरिया में करीब 1/3 सीरिया और 40% इराक पर कब्जा जमा कर लाखों लोगों पर हुकूमत शुरू भी कर दी। 2015 के अंत तक उनके खिलाफत करीब 1 करोड़ 20 लाख की आबादी पर हुकूमत कर रही थी। जहां ये अपने शरिया कानून नाफिज करने लगे थे, उनका सालाना बजट 1 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो गया था और 30,000 से ज्यादा फाइटर्स को ये कमांड कर रहे थे। इस दौर में आईसाइस के जलवे ने दुनिया भर में उस बहस को छेड़ दिया था कि इतनी तेजी से पैदा हुए इस खतरे से कैसे निपटा जाए। आईसाइस की ताकत सिर्फ जमीन हथियाने में नहीं, बल्कि अपने खौफनाक अमीज बनाने में भी थी। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बेरहमी से कुचलते हुए दुनिया को दिखाया कि वो किसी से नहीं डरते। उनके लड़ाके इतनी तेजी से आगे बढ़े कि वेस्टर्न और लोकल गवर्नमेंट हक्की बक्की रह गई। दुनिया के सुपर पावर को समझ ही नहीं आया कि कुछ ही हजार लड़ाकों का ये गुट अचानक एक छोटा देश बनकर उभर आए। जुलाई 2014 में बगदादी मौसूल की ग्रीन मस्जिद से ऐलान करता हुआ दिखाई दिया, काली लिबास में खुद को खलीफा इब्राहिम अनाउंस करते हुए। ये आईसाइस के सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल जीत थी, जिसने हजारों जवान मुस्लिम को जहाद के नाम पर उकसाया। सोशल मीडिया पर उनके प्रोपेगेंडे ने दुनिया भर के एक्सट्रीमिस्ट को हौसला दे दिया। फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्म्स पर आईसाइस ने खौफनाक वीडियो और अपने पैगाम फैलाकर यूरोप, एशिया से लेकर अमेरिका तक के नौजवानों को अपनी तरफ खींच लिया। उनके सपोर्टर्स में कुछ पढ़े लिखे वेस्टर्न लड़के लड़कियां भी शामिल हो गए जो इस्लामिक स्टेट का सपना देखने लगे थे। इस ग्लोबल इन्फ्लुएंस का नतीजा ये था कि 2014-15 में यूरोप, अरब और एशिया से लड़ा के सीरिया, इराक पहुंचने लगे और आईसाइस की ताकत बढ़ती चली गई। ये वो दौर था जब आईसाइस ने खूब बात मचाया। उनके कब्जे में मौसूल, राका, फालोजा और तेकरत जैसे बड़े शहर थे। वो तेल के कुओं से दिन में लाखों डॉलर कमा रहे थे और उनके खौफ से आसपास के गांव कस्बों में सरकारी फौज बना लड़े ही भाग रही थी। लेकिन आईसाइस की उस कामयाबी के साथ ही उनकी दरिंदगी के किस्से भी सामने आई, जिन्होंने पूरी दुनिया को दहला दिया। इस ग्रुप ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी और अपनी बर्बरता के लिए बदनाम हो गया। उनके राज में इराक, सीरिया की माइनॉरिटीज पर कहर टूटा। यजीदी कम्युनिटी के हजारों लोगों का कत्ल आम किया गया। मिलाओं को गुलाम बनाकर बाजारों में बेचने तक की घटनाएं हुए। उन्होंने इराकी, शिया, ईसाई और दूसरे कम्युनिटी के लोगों पर बेअंतहा जुल्म ढाए। उसमें जबरन कनौरजन तक शामिल था। अगस्त 2014 में आईसाइस ने नदरन इराक के संजर पहाड़ों पर बसे यजीदी कम्युनिटी को चारों तरफ से घेर लिया। हजारों यजीदी जान बचाने के लिए पहाड़ों पर भागे। प्यास और भूख से बच्चे बूढ़े मरने लगे। दुनिया को लगा मानो जेनोसाइड होने वाला है। उसकी खबरें पाकर अमेरिका को लगभग 7 साल बाद दोबारा इराक में दखल देना पड़ा। 7 अगस्त 2014 को अमेरिका ने इराक में स्ट्राइक्स के आर्डर दी और अगले ही दिन से हवाई बमबारी शुरू हो गई। लेकिन आईसाइस की बर्बरता यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने कब्जे वाले इलाकों में शरिया कानून नाफिज करने लगे थे। किसी जराइम पर हाथ काटना, पत्थर मारना, जान लेना
पब्लिक हैंगिंग जैसे सजाएं आम हो गईं। दुनिया भर को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आईएसआईएस ने वेस्टर्न रुकों के जर्नलिस्ट मदद करने गए वर्कर्स की जान लेकर उसके वीडियो बनाने शुरू कर दी। अगस्त 2014 में अमेरिकी जर्नलिस्ट जेम्स फोली का एक वीडियो रिलीज हुआ। फिर एक एक करके ब्रिटिश एड वर्कर्स, जापानी जर्नलिस्ट, सभी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया गया। इस तरह की हरकतों ने दुनिया भर में गुस्सा पैदा किया। सितंबर 2014 में अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा को कहना पड़ा कि आईएसआईएस न इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है न किसी मुल्क को, ये सिर्फ एक आतंकी गिरोह है जिसे खत्म करना बेहद जरूरी है। फ्रांस बर्टन वेस्ट एशिया के मुल्क भी सकते में थे और आईएसआईएस के खिलाफ ग्लोबल कवालिशन बनाने की बात होने लगी। आईएसआईएस ने कई कीमती हेरिटेज बुद्ध को शर्क बताकर मिट्टी में मिला दिया। मूसल पर कब्जा करते ही आईएसआईएस ने अपनी दहशत फैलाने के लिए वहां के मशहूर सूफी और शिया मज़ारों को बारूद से उड़ा दिया। वो इन मज़ारों को कुफ्र का ठिकाना करार देते थे। हद तो ये है कि उन्होंने शाम के तारीखी शहर पलमायरा को भी नहीं बख्शा, जिसकी 2000 साल पुरानी तहजीब को तहस नहस करके उन्होंने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। वीडियोज और तस्वीरें दुनिया के सामने जारी की जिनमें पलमायरा के कदीम मंदिरों को बारूद से उड़ाते हुए दिखाया गया था। वो खुद अपने हाथों से इस हजारों साल पुरानी तारीख को तबाह करने का जश्न मना रहे थे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। रोमन दौर के मशहूर बाल शमीन मंदिर को जब बारूद से उड़ाया गया तो उसका मलबा दूर दूर तक बिखर गया और उसके साथ ही तारीख का एक बाब बंद हो गया। इराक में भी ये खतरा बढ़ता जा रहा था, जहां निमरूद जैसे 2-3 हजार साल पुराने शहरों को बलडोजरों से मिट्टी में मिला दिया गया। मार्च 2015 में इराकी हुकूमत ने इस तल्ख हकीकत की तस्दीक कर दी कि आईएसआईएस ने कदीम शहर नेमरूद का नाम और निशान मिटा दिया है। बाद में जब 2016 इराकी सेना ने नेमरूद इलाका वापस लिया तो देखा कि खुदाई करके निकाले गए 90% ऐतिहासिक निशान आईएसआईएस ने मिटा डाले थे। 2900 साल पुराने ज़िगुरेट यानी कि जो एक पिरामिड नुमा मंदिर हुआ करती थी उसको भी जमीन से ऐसा साफ कर दिया था कि मानो कभी वहां था ही नहीं। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ने उसे कल्चर के खिलाफ जंग बताते हुए कहा कि कल्चरल हेरिटेज को पलीन तरीके से तबाह करना वार कायम है। वाकई आईएसआईएस के राज में इराक सरिया की जमीन से न जाने कितनी इंसानी तहजीब की अनमोल निशानियां हमेशा के लिए खो गई। आईएसआईएस के कारनामों ने ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हर पावर को चौंका दिया। एक तरफ उन्होंने मिडल लिस्ट में खूनी खेल खेला तो दूसरी ओर दौर दराज के मुल्कों में भी आतंकी हमलों को हौसला भी दिया। 2015 में आईएसआईएस से जुड़े एक ग्रुप ने एजपट में एक रशियन फ्लाइट में बम लगाकर 224 लोगों की जान ले ली। नवंबर 2015 में पेरिस में हुए आतंकी हमलों में 130 लोग मारे गए। आईएसआईएस ने उसकी भी जिम्मेदारी ली। 2016 में बर्जल्स एयरपोर्ट और मेट्रो पर धमाके, इस्तांबुल में अटैक और ऑरलैंडो के नाइट क्लब में गोलीबारी जैसी वारदातें आईएसआईएस से इंस्पायर आतंकी ने की। उन घटनाओं ने साबित किया कि आईएसआईएस सिर्फ लोकल जंग तकसीम नहीं, ग्लोबल खतरा बन चुकी है। नतीजतन दुनिया की बड़ी ताकतों को अपने दुश्मनी बुलाकर उसके खात्मे के लिए एक होना पड़ा। अमेरिका ने दर्जनों देशों को साथ लेकर ग्लोबल कोलिशन बनाए जिसने आईएसआईएस के खिलाफ मिलिट्री स्ट्रेटजी तैयार की। सितंबर 2014 हालात इतने संगीन हो गए थे कि अमेरिका ने 60 से ज्यादा मुल्कों को साथ मिलाकर आईएसआईएस के खिलाफ एक आलमी जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने इराक और शाम की फजाओं में फजाई हमलों की कमान संभाली तो फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कई अरब ममालिक भी इस मुहिम में कूद पड़े। दूसरी तरफ से रूस ने भी अपनी पूरी एयर फोर्स शाम भेज दी और 2015 के आखिर तक वहां बमबारी शुरू कर दी। ईरान ने भी पीछे हटने के बजाय अपनी जमीनी फौज और तजर्बाकार कमांडर्स मैदान में उतार दिए। ये तारीख का एक ऐसा अजीब मोड़ था जहां वो दुश्मन ममालिक जो कभी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, एक मुश्तरका दुश्मन को खत्म करने के लिए एक ही सफ में खड़े हो गए थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर आईएसआईएस बना कैसे वो इतना पावरफुल हो गया कि उससे लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एक होना पड़ा। दोस्तों, आईएसआईएस के पैदा होने की कहानी शुरू होती है 2003 में जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था। तो दोस्तों, जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की सरकार गिरा दी और इराक की पूरी फौज और सरकारी सिस्टम को हटा दिया तो अचानक लाखों सनी सैनिक और आफिसर बेरोजगार हो गया। उनके दिल में नई सरकार जिस पर शियाओं का ज्यादा असर था उसके खिलाफ उनकी मन में गुस्सा भराया। इन हालातों को फायदा उठाया अबू मुसाब ज़रकावी नाम के जॉर्डनीन शख्स ने। ज़रकावी ने 1999 में जॉर्डन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था जमात तौहीद वल जिहाद। ये शख्स पहले से ही आतंक की दुनिया में एक्टिव था और लोगों को जिहाद में शामिल होने के लिए इकसाता था। साल 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला करके वहां कब्जा कर लिया तो इसमें ज़रकावी को एक मौका देखा।
उसने अपनी लड़ाकों को साथ लिया और इराक यहाँ उसने अलकायदा के साथ हाथ मिलाया और अक्टूबर 2004 में अपने ग्रुप को अलकायदा इन इराक के नाम से बुलाने लगा। इस ग्रुप ने उसामा बिन लादेन को अपना सबसे बड़ा हीरो माना। ज़रक़ावी ने इराक के सुन्नी मुसलमानों में पनप रही बेचैनी को बुलाने के लिए पहले विदेशी लड़ाके साथ लाए और खुद भी कई खौफनाक बम धमाकों और कत्ल आम को अंजाम देना चालू कर दिया। खासकर शिया कम्युनिटी को निशाना बनाकर मकसद था इराक में शिया सुन्नी जंग को भड़काना ताकि अमेरिका और नए गवर्नमेंट को स्टेबल होने न दिया जाए। 2004 में अमेरिकी फौज ने एक लेटर पकड़ा जिसमें ज़रक़ावी ने इराक में शिया वर्सेस सुन्नी जंग की प्लानिंग लिखी थी। माना जाता है कि ज़रक़ावी की उन्हीं हरकतों ने इराक को आग में झोंक दिया और सुन्नी इलाकों में उसका खौफ और असर दोनों बढ़ता गया। ज़रक़ावी को अलकायदा सरगना उसामा बिन लादेन ने शुरू में खुलकर सपोर्ट नहीं किया था, पर आहिस्ता आहिस्ता उसने अलकायदा लीडरशिप का भरोसा जीत लिया। ज़रक़ावी के करतूतें उफान पर थी। बगदाद के पास शिया मस्जिदों में बम धमाके, अमरीकी और इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, यहाँ तक कि 2005 में 3 जॉर्डनियन होटल उड़ाने जैसी वारदात उसने की। लेकिन उससे वो अमरीकी फोर्सेस की नज़र में चढ़ गया और जून 2006 में आखिरकार अमेरिका ने ज़रक़ावी को एक हवाई हमले में मार गिराया। ज़रक़ावी की मौत के बाद भी अलकायदा इन इराक कमज़ोर नहीं पड़ा। उसकी जगह अबू अय्यूब अल मिस्री और अबू उम्र अल बगदादी जैसे नेता, जिन्होंने अक्टूबर 2006 में अलग से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक नाम से ग्रुप बनाने का ऐलान किया। उस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक का दावा था कि वो इराक में इस्लामी हुकूमत कायम करेगा। हालांकि 2007 से 8 में अमेरिका ने अपनी प्लानिंग से और सुन्नी कबीलों की बगावत ने अलकायदा इन इराक और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक यानी कि आईएसआईएस दोनों को कुछ समय के लिए कमजोर कर दिया था। क्योंकि अमेरिकी ऑपरेशंस के चलते हैं उनके कई लीडर लड़ाके मारे गए या पकड़े गए। फिर भी आईएसआईएस इराक के मौसूल दयाला अनबार, जिसे सौबों में छिपकर जिंदा रहा, साल 2010 में अबू उम्र अल बगदादी एक अमेरिकी इराकी ऑपरेशन में मारा गया और फिर आईएसआईएस के कमांड संभाली अबू बकर अल बगदादी ने। अबू बकर अल बगदादी का असली नाम था इब्राहिम आबाद। इस्लामिक स्टडीज ने PhD किया हुआ यह शख्स पहले से ही AQI और ISI से जुड़ा था। उसके हाथ में कमान आते ही आईएसआईएस ने फिर सर उठाना शुरू किया। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने आग में घी डालने का काम किया। दरअसल पड़ोसी मुल्क सीरिया में 2011 में सिविल वार शुरू हुई। सीरिया में प्रेसिडेंट बशार अल असद के तानाशाही के खिलाफ बगावत चल रही थी, जिसमें शुरू में आम सीरियाई भी शामिल थे, पर जल्द ही वहां भी जहादी घुस गए। अबू बकर अल बगदादी ने सीरिया की जंग को एक मौका की तरह लिया और 2011-12 में अपने कुछ कमांडर सीरिया भेजे। यही में से एक था अबू मोहम्मद अल जूलानी, वही जूलानी जिसके पास अब सीरिया के सत्य है। तो जूलानी ने सीरिया में जबहत उन नस्रा का एक बड़ा ग्रुप खड़ा किया। अल नुसरा फ्रंट अलकायदा से जुड़ा सीरियाई वदही गुट था जो असद के तनाशाही के खिलाफ लड़ रहा था। शुरू में आईएसआईएस इराक और नसरा सीरिया के साथ थे, लेकिन 2013 में बगदादी ने अचानक ऐलान कर दिया कि जबहत उन नस्रा ही उसका हिस्सा है और दोनों मिलकर अब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड शाम यानी कि आईएसआईएस कहलाएंगे। शाम सरिया लिवान के इलाके को कहते हैं। इसी से आईएसआईएस या ISIL का नाम निकला। अलकायदा लीडर ईमन उस जवाहरी ने बगदादी को टूका कि नुसरा एक अलग तंजीम है, ऐसा मत करो, लेकिन बगदादी नहीं माना। नतीजा ये हुआ कि आईएसआईएस अल नुसरा या अलकायदा में खुद ही जंग छिड़ गई। सीरिया में कई जहादी गुट आपस में बढ़ने लगे। एक तरफ बगदादी का आईएसआईएस था, दूसरी तरफ अलकायदा के सपोर्ट से दूसरा फ्रंट और दूसरे रिवल ग्रुप लड़ने लगे। उस आपसी लड़ाई में आईएसआईएस और खूनख्वार होता चला गया, क्योंकि अब वो अपने साथियों को भी मौत के घाट उतार रहा था। तो भले ही आईएसआईएस की पैदाइश में अबू मुसाब अल ज़रक़ावी का बड़ा रोल था, लेकिन उसे आगे बढ़ाया अबू बकर अल बगदादी ने। उस नेगुट को लोकल मलेशिया से ग्लोबल खिलाफत तक पहुंचा दिया। उसके अलावा एक और पहलू ये भी था कि आईएसआईएस की लीडरशिप में कई ऐसे लोग थे जो सद्दाम हुसैन के दौर में इराक आर्मी और इंटेलिजेंस के अफसर रह चुके थे। जब अमेरिका ने अचानक इराकी सीना खत्म की तो ये नाराज और ट्रेंड अफसर आईएसआईएस से आ मिले और उन्होंने उस एक गुट को एक प्रोफेशनल आर्मी में तब्दील कर दिया था। अंदाजा है कि आईएसआईएस के मिलिट्री कमांडर्स में लगभग 30% पहले इराकी सिराई या पुलिस में काम कर रहे ऑफिसर्स ही थे। उन्हीं लोगों ने आईएसआईएस को फाइटिंग स्ट्रेटजीज सिखाई, एहतियात चलाने की ट्रेनिंग दी और बड़े स्केल पर ऑपरेशन चलाने का तजुर्बा दिया। आईएसआईएस को शुरुआत में गल्फ देशों के कुछ अमीर लोग फंडिंग दे रहे थे। खासकर 2011-12 में सीरिया बगावत की आड़ में कई अमीरों की डोनेशन आईएसआईएस के हाथ लगी। हालांकि कोई सरकार सीधे आईएसआईएस को सपोर्ट नहीं कर रही थी, पर सीरिया में असद सरकार के खिलाफ
हथियार और पैसा जिस बेतरतीबी से बांटा जा रहा था उसमें आईएसआईएस को भी हिस्सा मिला था। तुर्की बॉर्डर इस दौरान काफी हद तक खुला था, जिसे विदेशों से आए जहादी सीरिया में दाखिल होते रहे और आईएसआईएस को लड़ाकों की कमी नहीं हुई। हथियारों की बात करें तो आईएसआईएस के पास अमेरिकी वेस्टर्न हथियार थे जो उन्होंने इराकी और सीरियाई सेनाओं छीन लिए थे। मौसूल पर कब्जे के बाद तो उनके हाथ टैंक तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां, सैकड़ों टन गोला बारूद सब लग गया। आईएसआईएस ने खुद वीडियोस जारी किए जिसमें उनके लड़ाके अमेरिकी हमवियों गाड़ियों पर काला झंडा लगाए दौड़ लगा रहे थे और पीछे लदे ट्रकों पर मौसूल से लौटी गई आर्मर्ड गाड़ियां और हथियार सरिया भेज रहे थे। इतना ही नहीं, इराक में भागते हुए सोल्जर्स अपने 20 पर रखी M16 राइफल तक छोड़ गए, जिन्हें उठाकर आईएसआईएस की लड़ाकों ने ही इस्तेमाल किया। आहिस्ता आहिस्ता आईएसआईएस ने अपने लिए हथियारों का जुगाड़ भी लोकल लेवल पर शुरू कर दिया। मोसुल में उन्होंने एक फैक्ट्री चलाई जहां अपने रॉकेट मोटार गोलों का प्रोडक्शन किया। तेल से कमाए पैसों से उन्होंने ब्लैक मार्केट से भी हथियार खरीदे। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस 2014 में करीब $30 लाख कमा रहा था। तेल की ब्लैक डिग्री करके दरअसल सीरिया इराक के जिन इलाकों उनका कब्जा था वहां कई तेल के कुएं थे। आईएसआईएस ने लोकल इंजीनियर्स और वर्कर्स की मदद से उन कुओं से 50,000 बैरल पर डे के हिसाब से तेल निकाला। एक कुछा तेल उन्होंने खुले बाजार में आवने पूने दाम पर बेचा, ज्यादातर स्मगलिंग के जरिए तुर्की बॉर्डर पार करके। इससे आईएसआईएस को भारी इनकम हुई, जिसका इस्तेमाल हथियार खरीदने, लड़ाकों को तनख्वाह देने और अपनी हुकूमत चलाने में किया। उसके अलावा आईएसआईएस ने फेरूत यानी किडनैप की लोगों से छोड़ने के बदले पैसे, हेरिटेज सामानों के स्मगलिंग, बैनक घरानों के लौट के जरिए भी फंड जुटाया। 2014 आते आते आईएसआईएस दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन बन चुका था। पैसे, हथियार और लड़ाके, तीनों फ्रंट्स पर वो मजबूत होता जा रहा था। दोस्तों, जनवरी 2014 में जब आईएसआईएस ने फलोजा और रमादी के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था, तब तक इंटरनेशनल लेवल पर किसी ने उसे बहुत सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जब जून 2014 में मौसूल जैसा बड़ा शहर उनके हाथ आया तो पूरी दुनिया की निगाहें इस तरफ मुड़ गईं। मौसूल इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और वहां से सेना के भाग जाने के बाद आईएसआईएस को बहुत हथियार और पैसे मिले, जैसे कि हमने बात की। तो मौसूल के फतह के बाद आईएसआईएस ने कई और इलाकों पर धाव बोला। सद्दाम हुसैन के गांव तकरीत तो उन्होंने बहुत आसानी से अपने कब्जे में ले लिया था। वेस्ट में सरिया की और दीरजोर स्टेट में कदम बढ़ाए। नूरत में कुर्दिस्तान की ओर बढ़कर संजर, जमार जैसे इराकी शहर अपने कब्जे में ले लिया और कुछ हिफ्तों में इराक के नक्शे पर आईएसआईएस का कब्जा तेजी से फैलता चला गया और सरिया इराक बॉर्डर प्रैक्टिकली एक तरह से गायब ही हो गया था। आईएसआईएस ने देखा दिया कि उसके लिए बॉर्डर लाइन सिर्फ कागज पर है, हकीकत में वो इस पार भी अपना राज चलाएंगे। उन्होंने वीडियोस रिलीज कर बोला, हम उन नक्शों को खत्म कर देंगे जो कॉलोनियल ताकतों ने बनाया थे। वाकई उनके लड़ाकों ने बॉर्डर पोस्टर्स तोड़ डाले, दोनों मुल्कों में बिरोक्टोक आना जाना होने लगा। जुलाई 2014 तक आईएसआईएस ने सरिया में रुका शहर पर भी कब्जा जमा लिया और उसे अपनी खिलाफत की कैपिटल अनाउंस कर दिया। अबू बकर अल बगदादी के डायरेक्ट आर्डर पर इसके लड़ाके सीरिया में भी फैल गए और वहां अलकायदा से लेकर फरी सीरियान आर्मी जैसे घटों को मार भगाया। 29 जून 2014 को रमजान के महीने में बगदादी ने ऑफिशियली इस्लामी स्टेट खिलाफत का ऐलान कर दिया। ये ऐलान दुनिया भर के जिहादियों के लिए एक इन्विटेशन था कि आओ, हमारे पास एक इस्लामी हुकूमत है जहां शरिया चलेगी, काफरियों से हम जंग करेंगे। उसका भारी असर हुआ। देखते ही देखते दुनिया के कोने कोने से एक्सट्रीमिस्ट सीरिया इराक की तरफ रुख करने लगे। किसी घट ने पहली बार जमीन पर इतने बड़े इलाके को लंबे स्मीत तक कंट्रोल करके दिखाया, जिसे वो बाकायदा मुल्क कह रहे थे। आईएसआईएस का मकसद था एक ऐसे खिलाफत कायम करना जो पहले की इस्लामी हुकूमत जैसी हो, जहां से ये पूरी दुनिया में इस्लामी राज फैलाने की मुहिम चलाते। आईएसआईएस की मिलिट्री स्ट्रेटजी बेहद खूनखार थी। वो खुदकुश हमलों की कारबम और मास एग्जीक्यूशन को हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। आतंक फैलाना ही उनकी स्ट्रेटजी थी, जिसके तहत उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर गांव कस्बे में ऐसी दहशत बैठाई कि लोग खुद भाग खड़े होते। 2014 में अगर किसी ने आईएसआईएस का विरोध किया, या तो उसे गोली मार दी गई या फिर सलीब पर टांग दिया गया। नतीजा ये हुआ कि कई जगह बिना लड़ाई के ही आईएसआईएस का झंडा लहरने लगा। एग्जाम्पल के लिए इराक के संजर और तल आफार इलाकों में कुछ कुर्द पेशमर्गा फोर्स तैनात थी, लेकिन यजीदी मिनोरिटीज से भरे। उन कस्बों में जब आईएसआईएस पहुंचा तो कुर्दिश फोर्सेस के भी कदम पीछे हट गए। आईएसआईएस के खुद से उनकी हिकमत टूट चुकी थी। आईएसआईएस लौट पार्ट भी खूब करता था। जिस भी शहर पर वो कब्जा करते, वहां के बैंक्स, बिजनेसेस से पैसा उड़ाकर फौरन आगे कामों में लगा देते। मौसूल से जो $480 मिलियन नुकत लौटा गया था, उसका बड़ा हिस्सा तुरंत सीरिया में हथियार खरीदने और लड़ाकों को पैसे देने में लग गया।
कल मिलाकर आईएसआईएस 2014-15 में एक बोंडर की तरह उठा जिसने हर चीज तहीस नहस कर दी। पर कहते हैं ना कि जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है वो गिरता भी इतने तेजी से ही है। आईएसआईएस की मानी ज्यादा देर तक नहीं चली। साल 2015 आते आते उनके बढ़ते कदम रखने लगे और दुनिया भर की ताकतें उन्हें घेरने की तैयारी करने लगी। आईएसआईएस ने शायद सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने एक साथ सबको दुश्मन बना लिया। सुन्नी आम लोगों का भी सपोर्ट वो खो बैठे थे क्योंकि आम लोगों पर वो बहुत जुल्म ढा रहे थे। शिया सुन्नी सबको मार रहे थे। वेस्टर्न मुल्कों के लोगों को मारकर उन्होंने अमेरिका यूरो से भी खुलेआम दुश्मनी मोल ले ली थी। रूस ईरान जैसे देश भी उनके खिलाफ कमर किस चुके थे। उनकी ये वहशियाना हरकतों ने पूरे दुनिया को उनके खिलाफ एकजुट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 2015 के बाद से आईएसआईएस की शिकस्त शुरू हो गई। सबसे पहले उत्तरी सीरिया के कुर्दिश लड़ाकों ने खूनी टक्कर दी। सीरिया तुर्की बॉर्डर पर कोबानी शहर को आईएसआईएस ने घेर लिया था और वो लगभग फतह करने वाले थे, लेकिन वहां अमेरिकी स्ट्राइक्स और कुर्द मिलिशिया ने मिलकर आईएसआईएस को बड़ी मात दी। अक्टूबर 2014 में कोबानी की लड़ाई दुनिया भर ने टीवी पर देखी। आसमान से अमेरिकी जेट्स बम बरसा रहे थे और जमीन पर कुर्दिश औरत और मर्द जान की बाजी लगाकर आईएसआईएस को रोक रहे थे। सर्दियों तक आईएसआईएस को कोबाने से पीछे हटना पड़ा। ये उनकी पहली बड़ी हार थी जिसने दुनिया को दिखाया कि ये रोके जा सकते हैं। उधर इराक में अभी हालात बदल रहे थे। मौसूल के शिकस्त के बाद इराक सरकार संभल चुकी थी और शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह सिस्तानी ने फतवी देकर हजारों युवाओं को मलेशिया में भर्ती होने को कहा। ईरान ने कासिम सुलेमानी जैसे कमांडर्स को भेजकर इन मलेशिया को ट्रेनिंग और सलाह दी। जल्दी ही हश्द शाबी या पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स नाम से शिया मिलिशिया ने इराकी फौज के साथ मिलकर कई इलाकों में आईएसआईएस को रोकना शुरू किया। अमेरिका ने 20 स्पेशल फोर्स और एडवाइजर इराक भेजे जो इराकी सेना को ट्रेनिंग और इंटेल सपोर्ट दे रहे थे। 2015 में इराकी सेना ने ईरान और अमेरिकी सपोर्ट के साथ मिलकर तिकरत शहर आईएसआईएस से छीन लिया। उसे साल के अंत तक रमादी और बीजज से शहर भी वापस ले लिए गए। ये एक बड़ा मूड था जिस आईएसआईएस को समझा जा रहा था कि उसे हराया नहीं जा सकता है। उसे अब एक के बाद एक मैदान छोड़ने पड़ रहे थे। 2016 में इराक में फलूजा शहर की आज़ादी और सरिया में मनबिज, दाबिक जैसे कस्बों पर कुर्दों की जीत ने आईएसआईएस को और पीछे ढकेल दिया। खासकर दाबिक पर अक्टूबर 2016 में हुई शिकस्त बहुत अहम थी क्योंकि आईएसआईएस किसी दाबिक के नाम पर आखिरी जंग की बातें क्या करता था। 2016 के आखिर में इराकी आर्मी और कुर्दों ने मिलकर मौसूल को घेर लिया। लगभग 9 महीने तक चली मौसूल की जंग बहुत भयानक थी। गली गली में लड़ाई, घर घर पर गोलाबारी। अमेरिकी फोर्सेस के साथ मिलकर बाकी देशों की फोर्सेस ने भारी बमबारी की। जुलाई 2017 में आखिरकार मौसूल को आज़ाद करा लिया गया और अबू बकर अल-बगदादी के बनाए खिलाफत का ताज यहीं से गिरना शुरू हो गया। मौसूल वो जगह थी जहां से बगदादी ने खिलाफत का ऐलान किया था और उसी मौसूल की नूरी मस्जिद को आईएसआईएस ने अपनी हार सामने देखकर उड़ा दिया था ताकि उनके संबल किसी के हाथ न लगे। इधर सीरिया में भी 2017 के दौरान आईएसआईएस तेजी से हारा। अमेरिका के सपोर्ट से कुर्द और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने रक़ा शहर को घेर लिया जो कि आईएसआईएस की डिफेक्टो कैपिटल थी। कई हिफ्तों के घेरी और पेशड़ हवाई हमलों के बाद अक्टूबर 2017 में रक़ा भी साफ हो गया। लगभग उसी समय सीरियाई सरकार की फौज ने रूसी फाइटर जेट्स के सपोर्ट से देरजोर शहर में आईएसआईएस को हरा दिया। नवंबर 2017 तक इराक और सीरिया में आईएसआईएस के पास चंद देहाती इलाके ही बचे थे। ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने ईरान के परिसुतरा को ऐलान कर दिया कि दाइश का खात्मा हो चुका। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि सरिया से आईएसआईएस का सफाया हो गया है। इराकी प्राइम मिनिस्टर हैदर अल-उबादी ने 9 दिसंबर 2017 को आधिकारिक तौर पर इराक में आईएसआईएस पर जीत की अनाउंसमेंट कर दी। हालांकि आईएसआईएस की हार भले ही ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी, लेकिन लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। बचे खुचे आईएसआईएस लड़ाके सीरिया इराक के रेगिस्तानी इलाकों में छिप गए और गोरिल्ला वारफेयर शुरू कर दी। सड़क किनारे बम, रात में छोटे हमले, किडनैपिंग जैसे तरीके आजमाने लगे। 2018 में सीरियन फोर्सेस ने ईस्ट सीरिया के दीरजोर इलाके में आखिरी आईएसआईएस ठिकानों पर हमला किया और आखिरकार फरवरी मार्च 2000 आईएसआईएस में सीरिया इराक बॉर्डर पर एक छोटे सा गांव बागोज में आईएसआईएस को घेर लिया गया। बागोज में आईएसआईएस के कट्टर लड़ाकों ने आखिरी सांस तक मुकाबला किया, लेकिन 23 मार्च 2019 को बागोज स्कीम पर एसजीएफ का कब्जा हो गया और आईएसआईएस कंट्रोल्ड आखिरी जमीन का टुकड़ा भी उनसे छन गया। वहां से अंदाजन 50,000 के करीब औरतें, बच्चे और बच्चियां वरातन की सरेंडर होकर निकले, जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए कि इतनी बड़ी आबादी वहां कैसे छिपी थी। इस तरह आईएसआईएस का खत्मा हो गया। आईएसआईएस की हार का ऐलान हर तरफ से हो रहा था, लेकिन एक चीज बाकी थी, उसकी लीडरशिप का खित्मा।
अबू बकर अल बगदादी फिरार था और इंटेलिजेंस एजेंसियां उसकी तलाश कर रही थीं। आखिरकार 26 अक्टूबर 2019 को अमेरिका के स्पेशल फोर्स कमांडोज ने सीरिया के अदलब इलाके में एक ऑपरेशन किया और बगदादी को घेर लिया। पकड़े जाने से बचने के लिए बगदादी ने खुदकशी कर ली। उसने अपने आप को खुद ही उड़ा लिया। उसके साथ ही उसका खिलाफत का ढोंग भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, आईएसआईएस की हार 4 मेन वजहों से पॉसिबल हुई। पहली ये कि उन्होंने लोकल अवाम का भरोसा खो दिया था। जिन सुन्नी अरबों के नाम पर वो लड़ने का दावा करते थे, उन्हें सुन्नी गांव कबीलों पर उन्होंने ऐसे जुल्म किए कि लोग उनसे नफरत करने लगे। 2016 आते आते हालात ये थी कि इराकी सुन्नी कबलाई भी सरकारी फौज और शिया मिलिशिया का साथ देने लगे ताकि पहले आईएसआईएस से छुटकारे मिले। दूसरी वजह थी, आईएसआईएस ने एक मुल्क सह तो बना लिया था, लेकिन मुल्क चलाने लिए काबिलियत नहीं दिखाए। जहां उन्होंने कब्जा किया, वहां सिर्फ खौफ से हुकूमत चलाते रहे लोगों को कोई बेसिक सहूलियत नहीं दे पाए। जो कुछ लोग शुरुआत में आईएसआईएस का स्वागत करने को मजबूर हुए थे, जैसे इराक के ऐसे सुन्नी जो बगदाद के शिया सरकार से नाराज थे, वो भी जल्दी ही समझ गए कि आईएसआईएस उनसे भी बदतर है। तीसरी बड़ी वजह थी आईएसआईएस की हरकतें इतनी वहशियाना थी कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी लेजिटिमेसी खत्म हो गई थी। अल-कायदा जैसे पुराने आतंकी गुर्वा ने भी आईएसआईएस से किनारा कर लिया था। कोई बड़ा मुल्क या ऑर्गेनाइजेशन खुलकर आईएसआईएस के साथ नहीं था, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन हुआ। चौथी वजह थी कि शुरू में आईएसआईएस ने मिलिशिया की तरह सदी जंग लड़ी और कई इलाके हथिया तो लिया, पर जब उन पर चौतरफा हमला हुआ तो वो दबाव झील नहीं पाए। अमेरिकी लीडरशिप में हुए एयर स्ट्राइक्स ने उनकी हथियारों, तेल के ठिकानों, कमांड सेंटर्स को तहस नीस कर दिया। 2014 से 2018 के बीच अमेरिका और उसके दोस्तों ने करीब उसी 1000 आईएसआईएस लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया और 2019 तक आकर आईएसआईएस का राज खत्म हो गया और फिर से वो एक अंडरग्राउंड आतंकवादी नेटवर्क बनकर रह गया। इराक और सीरिया के नक्शे तो बदल गए, मगर आईएसआईएस ने जो जख्म लगाए हैं वो आज भी ताज़ा हैं। मोसल और रिक्का जैसे शहर मलबे के ढेर बन गए और लाखों बेगुनाह लोगों को पनाह गजीन बनकर दर बदर भटकना पड़ा। हजारों साल पुरानी विरासतें तबाह हो गईं और ये जंग आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ नफरत छोड़ गई। लेकिन जुल्म का ये दौर ज्यादा देर नहीं चलना था। पूरी दुनिया ने एक होकर उसका मुकाबला किया और आखिरकार आईएसआईएस को बदतरीन नाकामी और शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज 2026 में आईएसआईएस पूरी तरह टूट चुका है। इराक और सीरिया में उसके सिर्फ छोटे छोटे सेल बचे हैं, जिनमें कल 1500 से 3000 आतंकवादी एक्टिव रह गए हैं। कभी उसी 1000 लड़ाकों की फौज चलाने वाले आईएसआईएस के पास आज वो चंद छिपे आईएसआईएस है जो मौका मिलने पर हमला करते हैं और फिर रेगिस्तान में गायब हो जाते हैं। उनकी टॉप लीडरशिप कई बार खत्म की जाती चुकी है। बगदादी के बाद 2019 से 2022 के बीच उसके 3 और खलीफा बने और मारे गए। ताज़ा खबरों के मुताबिक उनका 5वां सेल्फ कलीमड खलीफा अबू हिफ्ज अल हाशमी अल कुरैशी बना है, लेकिन उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता है। शायद उन्होंने सबक सीख लिया है कि लीडर का चेहरा जाहिर होने पर उसका खात्मा तय है। आईएसआईएस ने अपना मॉडल भी बदल लिया है। अब ये अलग अलग इलाकों में फैले घटों के नेटवर्क के रूप में काम कर रहा है। सीरिया, इराक से बाहर साउथ एशिया, अफ्रीका में उसके घट अभी एक्टिव हैं। खासकर अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासानी नाम से उसकी ब्रांच फिर से बर्बर आतंकी हमले कर रही है। 2021 में काबिल एयरपोर्ट पर हुए खुदकुश हमले में 170 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें 13 अमरीकी सैनिक भी थे। उसका जिम्मेदारी आईएसआईएस खुरासान ने ली थी। इसी तरह अफ्रीका में नाइजीरिया, माली, सोमालिया तक में आईएसआईएस से जुड़े ग्रुप लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं, जिससे वहां के हालात खराब हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 आते आते भी दुनिया में सबसे ज्यादा जाने लेने वाला आतंक की संगठन आईएसआईएस ही रहा है। यानी ये खत्म हो गया है, मगर उसकी सोच और नेटवर्क अब भी जिंदा है। हालांकि इराक और सीरिया में अमन आहिस्ता आहिस्ता लौट रहा है, लेकिन आईएसआईएस की बड़ी नफरत की फसल अभी पूरी तरह काटनी बाकी है। 10,000 आईएसआईएस लड़ाकियों, उनके परिवार बचे आज भी सीरिया, इराक के जिलों में और कैंपों में बंद हैं। सिर्फ सीरिया के अलहूल और रोज कैंप में 58,000 से ज्यादा लोग, ज्यादातर महिलाओं और बच्चे, एक बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जिनका फ्यूचर अंधकार में है। ये बच्चे जिन हालात में पल रहे हैं, उनमें कतरबंद का खतरा फिर से पनप सकता है अगर दुनिया ने ध्यान नहीं दिया तो। हालांकि इराक में सरकार ने काफी हद तक सामान लिए हैं कि आईएसआईएस लड़ाके रहे। फाइटर्स को अरेस्ट कर कोर्ट में सजा दी जा रही है। 2022 की शुरुआत में हसाका में एक झील पर आईएसआईएस ने धाव बोला था ताकि अपने बंदे साथियों को छुड़ा ले। उस कलिशिश में सैकड़ों मौत हुई थे, लेकिन आईएसआईएस को हरा दिया गया था। ऐसी घटनाएं याद दिलाती हैं कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। आईएसआईएस का खात्मे से एक सबक दुनिया ने सीखा है
कि किसी रेडिकल विचारधारा को पनपने देने या किसी इलाके में जबरदस्ती वहां के सतह हटाने और उसकी फौज को बेरोजगार करने के नुकसान किया हो सकते हैं, जो गलती अमेरिका ने की थी। खैर, आईसाइस लगभग 5 साल तक जो खौफ का आलम रखा था, अब वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। ये इस खूनी दास्तान का अंजाम है जिसने मशरक़ वसता की सरजमीन को लहू लहू कर दिया। एक ऐसी खूनख्वार ताकत जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था, आखिरकार इंसानियत के मजबूत इरादों के सामने ढेर हो गई। तारीख में दाइश का ये बाब हमेशा याद दिलाएगा कि नफरत और दहशत का राज कितना ही ताकतूर क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन मिटना ही पड़ता है। दाइश की यह हार इस बात की गवाही है कि बदतरीन हालात में भी अगर हिम्मत न हारी जाए तो बुराई को पांव तले रोंदा जा सकता है। आज तारीख के खंडरात में इस दहशत का अंधेरा हमेशा के लिए दफन हो चुका है और इस तबाह हाल खते में एक नई सुबह की उम्मीद जाग रही है। ये सफर बलाशबह बहुत तकलीफदेह और खूनी रहा, लेकिन आखिरकार अमेरिका की जीत हुई और खिलाफत के नाम पर खून बहाने वाला यह भयानक दौर खत्म हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।